एमईएस की फुल फॉर्म ये है कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। तो आप बेसिकली मिलिट्री के लिए एक इंजीनियर का काम करते हैं। जब यू गॉट टू नो कि यस नाउ यू आर इनटू एमईएस, तो वो रिएक्शन कैसा था? आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? जस्ट वांट टू हियर दैट। 1 मिनट तक तो कुछ बोल नहीं पाया कि इतनी खुशी हुई मेरे को डिपार्टमेंट देख के कि एमईएस मिल ही गया फाइनली। जो जिस डिपार्टमेंट सोचा था, जिस डिपार्टमेंट सपने देखे थे, वो मिल ही गया। क्या वहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग होती है जैसे आर्मी के लिए हम लोग सुनते हैं ये कि ट्रेनिंग होती है कि नॉर्मल आप एक इंजीनियर की तरह काम करते हैं, बट आपको करना है मिलिट्री वालों के साथ। तो मिलिट्री वाले तो सर वैसे भी अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत ज्यादा वो होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। उनको हर चीज में डिसिप्लिन चाहिए, टाइम का डिसिप्लिन। टॉकिंग अबाउट दोज बेनिफिट्स जो कि आर्मी में बेसिकली मिलते हैं, जैसे सीएसडी कैंटीन्स वाले बेनिफिट्स हो गए। एमईएस फैसिलिटीज वही होती है जहाँ बड़े अच्छे सिटीज होते हैं, आर्मी का हेडक्वार्टर्स वगैरह होता है। एमईएस से ज्यादा फैसिलिटी मुझे नहीं लगता एसएससी जेई के एग्जाम्स में जो भी डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं, एमईएस से ज्यादा फैसिलिटीज और पर्क्स यहाँ कोई देता है। नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर वापस से जुड़े हैं पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो चाहते हैं मेरा एक ही बार में एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए, और साथ में मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन चाहते हैं कि बाकी जो कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन जब क्रैक किया तो उनकी लाइफ जर्नी क्या थी, किस तरीके से उन्होंने क्रैक किया। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर अपूर्व भाटिया, हु इज वर्किंग इन MES, that is Military Engineer Services. So congratulations अपूर्व for cracking this examination। और यहीं से आपसे अब सवाल जवाब हम लोग शुरू करेंगे। So thank you for coming here। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी इनटू द पॉडकास्ट। और जैसा आपने बताया, मैं रिसेंटली अभी सेलेक्ट हुआ हूँ एसएससी जे एग्जाम के थ्रू। एमईएस डिपार्टमेंट मुझे अलॉट हुआ है, जो कि शुरू से मेरा ड्रीम डिपार्टमेंट था। तो गाइज एक्चुअली ना बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि टॉकिंग अबाउट MES, तो MES की लाइफ कैसी रहती है, MES वाले पार्ट पे बेनिफिट्स क्या क्या है, तो उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो मैं पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे अपूर्व से पूछूंगा कि अपूर्व, आपने SSC क्रैक किया, तो उसमें आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वी हैव CPWD, वी हैव BRO, वी हैव MES, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर। तो MES ने आपको किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित किया? योर आंसर प्लीज। जैसे हम एसएससी जे एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, सिलेक्शन के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू मेरिट। जैसे एमईएस हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, सीडब्ल्यूसी हो गया, सेंट्रल वाटर कमीशन, बीआरओ हो गया, हमारे पास CWPRS हो गया, वाटर पावर रिसर्च स्टेशन हो गया, एनटीआरओ हो गया। तो ये सब हमारे पास, और कुछ एक डिपार्टमेंट्स है जो हर साल अपनी वैकेंसी भेजते हैं और हर साल इन पर रिक्रूटमेंट होता है। उसमें से मुझे मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट जो लगता है वो है एमईएस, जो कि मुझे मिला है। इसमें इस डिपार्टमेंट ये है कि बहुत ज्यादा क्लीन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे सब काम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से होता है। बहुत ज्यादा आपकी यहाँ रेस्पेक्ट होती है। एक आपको फील आता है कि हाँ आप भी एक एक सोल्जर हैं। एज ए सिविलियन आप एक सिविलियन सोल्जर हैं, तो आपको एक ऐसा फील आता है क्योंकि आप पूरा टाइम मिलिट्री के साथ डील करते हैं, मिलिट्री पर्सन के साथ डील करते हैं। उनके साथ आपका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो एक फील आता है कि हाँ आप भी एक सोल्जर हैं, पर एक सिविलियन होते हुए एक सोल्जर हैं। तो एमईएस की फुल फॉर्म ये है कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। तो आप बेसिकली मिलिट्री के लिए एक इंजीनियर का काम करते हैं। तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करना रहता होगा, हम रहता है हमेशा। हमेशा उनकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट रहती है, तो पूरी करनी रहती है यहाँ पे। राइट। सो अब यहाँ पर ना मैं आपसे उस मोमेंट, उस क्षण के बारे में पूछना चाहूँगा जब यू गॉट टू नो कि यस नाउ यू आर इनटू MES, तो वो रिएक्शन कैसा था? आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? जस्ट वांट टू हियर दैट। सर वो जिस टाइम रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो मैं तो बहुत ज्यादा वो हो गया था, पैनिक हो गया था कि अब क्या होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मैंने रिजल्ट पे सबसे पहले अपना नाम चेक किया कि लिस्ट में है भी कि नहीं। तो मैंने नाम चेक किया, तो नाम था मेरा वहाँ पे लिस्ट में। कंफर्म किया मैंने 2-3 बार अच्छे से देखा कि हाँ मेरा ही नाम, मेरा रोल नंबर है। उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट कोड देखा। तो डिपार्टमेंट कोड देख के फिर मेरे को एक बार फिर डाउट हुआ कि क्या पता कोई कौन सा कोड है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला। जब मैंने उस कोड को एक्चुअल की से मैच किया, तब पता चला कि मुझे एमईएस अलॉट हुआ। उस टाइम जो सर मेरे को खुशी थी, मतलब मैं 1 मिनट तक तो कुछ बोल नहीं पाया कि इतनी खुशी हुई मेरे को डिपार्टमेंट देख के कि एमईएस मिल ही गया फाइनली। जो जिस डिपार्टमेंट सोचा था, जिस डिपार्टमेंट सपने देखे थे, वो मिल ही गया। तो वो देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब मैं कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ अब। तो इतनी खुशी हुई उस दिन मेरे को। और फैमिली का रिएक्शन ये था कि जैसे ही मैंने सर फैमिली को बताया, तो एक बार के लिए उनको बिलीव नहीं हुआ कि सच में मिल गया। क्या मैंने कहा हाँ सच में मिल गया। तो ऐसा हुआ मेरे साथ जब मैंने फैमिली को बताया कि मेरा सिलेक्शन भी हुआ, डिपार्टमेंट भी एमईएस मिला है। ग्रेट। तो मैं यहीं से आपका पहला कदम जानना चाहूँगा कि अब जब देखो गुड न्यूज़ मिल गई, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है जो पहला दिन आप वहाँ पे पहुँचे होंगे। सो व्हेन यू वर कन्वर्टेड फ्रॉम अ सिविलियन
टू द MES, दैट इज एन इंजीनियर हु वाज वर्किंग इन MES, तो उसमें ना बेसिकली वो क्या चेंजेस आए, क्या वहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग होती है जैसे आर्मी के लिए हम लोग सुनते हैं ये कि ट्रेनिंग होती है कि आप सुबह उठेंगे इतने बजे, 4 बजे आपको सो के उठना है, उसके बाद फिर दौड़ लगाने जाने एंड सो ऑन, क्या ऐसा कुछ भी होता है क्या? क्योंकि ये क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। सर जब प्रिपरेशन स्टार्ट करता था मुझे एमईएस के यही समझ में आता था कि हम एक इंजीनियर हो, हमें भी ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, पर असली में ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल आप इंजीनियर की तरह काम करते हैं जैसे बाकी गवर्नमेंट ऑफिस में होता है। नॉर्मल आप एक इंजीनियर की तरह काम करते हैं, बट आपको करना है मिलिट्री वालों के साथ। तो मिलिट्री वाले तो सर वैसे भी अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत ज्यादा वो होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। उनको हर चीज में डिसिप्लिन चाहिए, टाइम का डिसिप्लिन, आपके बिहेवियर का डिसिप्लिन। तो अगर उनके साथ आपको डील करना है तो थोड़ा बहुत हाँ उनके साथ आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, पर ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट आपकी ट्रेनिंग नहीं है कि आपको सुबह उठना है, परेड में जाना है, या कोई आपको ऐसी कोई फिजिकल दौड़ भाग करनी है, ऐसी कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है। आपका दिन एक नॉर्मल डे होता है जो आप वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। आप आराम से जाते हैं, आप अपना उनके साथ डील करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, और शाम को आप अच्छे से घर आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट आपकी ट्रेनिंग या फिर ऐसा कोई डिसिप्लिन वहाँ पे नहीं है जहाँ आपको फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होना हो। राइट, तो डेट मीन्स कि वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड है, राइट? यस। तो अब अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि टॉकिंग अबाउट दी डे, आपका कैसा पूरा गुजरता है। तो मुझे बस यहाँ पर इतना जानना था कि अगर हम लोग जैसे ट्रेनिंग वाले पार्ट पे अभी मुझे आइडिया दिया, तो एग्जैक्टली exactly वो बिल्कुल आर्मी की तरह, इट्स नॉट डेट वेरी स्ट्रिक्ट। और दूसरा थोड़ा सा अगर मैं कॉर्पोरेट कल्चर से थोड़ा सा लिंक करूँ कि हमारी जैसी जॉब होती है 9 to 5, तो ऐसे ही इसका कॉम्बो है बेसिकली, राइट? सर बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब एक 9 to 5 जॉब तो नहीं कह सकते इसको आप, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे, आपके टास्क पे। किसी दिन आप अगर ऑफिस में टास्क ज्यादा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हो सकता है आपको डिले भी हो जाए। आपको आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको कंप्लीट करके ही जानी पड़ती है। बाकी आप जैसे जानते हैं कि नॉर्मल एक इंजीनियर की लाइफ होती है, आप जाइए आराम से अच्छे से पूरा दिन काम कीजिए, आप घर आइए। तो वर्क लाइफ बैलेंस आप अच्छे से यहाँ मेंटेन कर पाते हैं एमईएस में, तो हो जाता है। बाकी किसी किसी दिन आपको अगर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई आपका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हो सकता है आपको किसी दिन देर तक रुक के भी जाना पड़े, सुबह जल्दी जाके भी हैंडल करना पड़े आपको, कॉन्ट्रेक्टर्स को, क्लाइंट्स को डील भी अच्छे से करना पड़े, तो हो जाता है वो। राइट। सो अब टॉकिंग अबाउट दी वर्क कल्चर, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें आपने एक छोटा सा आइडिया दे ही दिया कि वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम लोग बात करें, डेट इज़ परफेक्ट ओवर हियर, राइट? सो अगर मैं वर्क कल्चर की बात करूँ तो क्या इज़ इट टॉक्सिक, या इज़ इट गुड, या फिर इट इज़ ऑसम? तो क्या बताएंगे इसमें? तो वर्क कल्चर को हम सबसे पहले टॉक्सिक तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा आपको पता है कि आजकल सब कुछ कितना अच्छा हो गया है, सब कुछ लोग बहुत अच्छे से बिहेव करने लगे हैं सब जगह, तो टॉक्सिक सबसे पहले तो नहीं कहेंगे इसको। दूसरी बात है, लोगों की थिंकिंग ये होती है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप आराम से जाओ जल्दी आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आपको नॉर्मल, आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। आप नॉर्मल टाइम पे जाएंगे, नॉर्मल आपका काम होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप, जैसे कई लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस है तो बिल्कुल बेकार ऑफिस होगा, लाइट नहीं आ रही होगी, अंधेरे वाले रूम्स होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह अच्छे अच्छे आपके रूम्स बने हुए हैं, आपके केबिन्स बने हैं, क्यूबिकल्स होते हैं आपके। तो जैसे जैसे आपके पोस्ट की आपकी सीनियरिटी होती है, वैसे वैसे चीजें आपको अलॉट होती जाती हैं। तो यहाँ ये है कि आपको अगर आपका पर्सनल क्यूबिकल या पर्सनल आपको केबिन अलॉट है तो बहुत ही अच्छा क्लीन, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड आपके ऑफिसेज होते हैं। और बहुत अच्छे क्लीनलीनेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखा होता है यहाँ पे, वेल बिहेव्ड स्टाफ होता है सब कुछ। क्योंकि यहाँ मोस्टली काम आर्मी वालों से डील करना है, तो एक जो आर्मी वालों को परफेक्शन वाली जो क्लीनलीनेस है, पूरा डेकोरम है, वो मेंटेन हमेशा रहता ही है ऑफिसेज में। तो यहाँ पे एक बेनिफिट है कि वेल मेंटेन्ड ऑफिसेज होते हैं यहाँ पे। और कॉर्पोरेट लाइफ, जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ज्यादा आपका टाइम टाइम बाउंड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है आपका, जैसे इस आपको डेडलाइन पे काम करना ही है, वैसा कुछ नहीं है। मगर उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हाँ आपको काम तो करना पड़ेगा। ऐसा कोई आपकी अगर ये थिंकिंग है कि यहाँ आप आ गए तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो वो थिंकिंग बहुत गलत होगी। काम तो जहाँ भी आप जाए करना ही पड़ेगा। राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस MES, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। सो लेट मी गिव सम ऑफ द पॉइंट्स जिससे आप थोड़ा इजीली बता पाएंगे। टॉकिंग अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर, टॉकिंग अबाउट दोज बेनिफिट्स जो कि आर्मी में बेसिकली मिलते हैं, जैसे CSD कैंटीन्स वाले बेनिफिट्स हो गए। या फिर मैं यहाँ पे क्वार्टर जैसे हम लोग कहते हैं, जो लोग क्वार्टर वर्ड नहीं समझ रहे हैं, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दी होम। तो ये ऐसे करके ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि SSC JEE में अगर हम लोग डिपार्टमेंट्स की बात करें, जो कि अभी आपने भी बताया था, उन सब में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स MES में मिलते हैं। सो जस्ट वांट टू नो अबाउट दोज बेनिफिट्स प्लीज। तो सबसे मैं अगर बेनिफिट्स की बात करूँ तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एमईएस फैसिलिटीज वही होती है जहाँ बड़े अच्छे सिटीज होते हैं, आर्मी का हेडक्वार्टर्स वगैरह होता है। तो एमईएस के जो कैंपस है केवल वही होते हैं।
तो इसमें ये है कि अगर आपको हेजिटेशन है कि मेरे को छोटे गांव में जाके काम करना पड़ेगा, बहुत दूर बहुत रिमोट एरियाज में जाना पड़ेगा, तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि जहाँ जहाँ अच्छे बड़े सिटीज है वहीं वहीं एमईएस के हेडक्वार्टर्स होते हैं। तो आपको मोस्टली सिटीज में रह के ही काम करना पड़ेगा। दूसरा, आपको अगर साइट वर्क अलॉट होता है तो यहाँ पे जो साइट्स होती है एमईएस कैंपस में, आर्मी कैंपस में होती है, आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूर आप रिमोट एरियाज में जा रहे हैं साइट्स हैंडल करने के लिए, आपको बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है आपका ट्रैवलिंग में, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तीसरा सर बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट का अकोमोडेशन, जिसको हम क्वार्टर बोलते हैं, गवर्नमेंट का अकोमोडेशन होता है, तो वो इजीली यहाँ पे सबके लिए अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आपकी ये टेंशन है कि मेरा ऑफिस मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर है, मेरे को बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा, तो उसकी आप टेंशन नहीं लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपका अकोमोडेशन कैंपस में होता है, तो आपको ऑफिस और होम के बीच में मोस्टली 5 मिनट्स का डिफरेंस डिस्टेंस होता है, तो आप 5 मिनट में आराम से पहुंच सकते हैं। चौथा, हम बात करें फैसिलिटीज और पर्क्स की, तो सर एमईएस से ज्यादा फैसिलिटी मुझे नहीं लगता एसएससी जेई के एग्जाम्स में जो भी डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं, एमईएस से ज्यादा फैसिलिटीज और पर्क्स यहाँ कोई देता है। सबसे पहले तो आपका सीएसडी कैंटीन हो गया। आपको आपके ग्रेड पे के हिसाब से मंथली अलॉटेड आपका लिमिट होती है, उसके हिसाब से आप ग्रोसरी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूंगा, कुछ ऑफिसर्स को मंथली 11,000 की ग्रोसरीज अलॉटेड होती हैं, कुछ को 8,000 की, कुछ को 5,000 की, कुछ को 15,000 की भी होती है। तो आप अपनी सीनियरिटी पोस्ट के हिसाब से तो आपको अलॉटेड ग्रोसरी होती है, तो आप वो ले सकते हैं। दूसरा ये होता है एमईएस कैंटीन होती है, तो वहां से आप सामान ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए आपके, हाउस होल्ड के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, जैसे आपका गीजर हो गए, माइक्रोवेव हो गए, आपके सारे आयरन हो गए, और भी बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो आपको वहाँ पे 50 to 60% डिस्काउंट में हमेशा अवेलेबल रहती है वो चीजें। तो आपके ये कार्ड, आपका खुद का कार्ड बन जाने के बाद कभी भी वो आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। सबसे इसके बाद बेनिफिट्स बताना चाहूंगा, अगर आप एमईएस कैंपस में रह रहे हैं तो सबसे सबसे बेसिक फैसिलिटीज आपकी एक क्लीन एनवायरनमेंट होता है, आपको बहुत ग्रीनरी होती है, क्लीन एनवायरनमेंट होता है, शांत एनवायरनमेंट होता है। आप प्रॉपर एक फॉरेस्ट स्टे की फीलिंग उठा सकते हैं, जैसे आप इतने पैसे खर्च करके होटल में जाते हैं फॉरेस्ट स्टे वाले, या फिर रिमोट स्टेज वाले आप होटल लेते हैं जो आप बिल्कुल आपके नेचर के अंदर होते हैं, तो वो फैसिलिटी आपको 365 डेज यहाँ पे अवेल करने को मिलती है, आप जहाँ रहते हैं। आपका एरिया बहुत ही शांत होता है, बहुत ही यहाँ पीसफुल एरिया होता है, बहुत ही क्लीन एयर होती है, कोई पॉल्यूशन का यहाँ पे दिक्कत नहीं रहती। और उसके अलावा फैसिलिटीज तो ये है कि आपको नियर बाय एरियाज में, आपके नियर बाय में आपको स्विमिंग पूल अवेल रहते हैं, आपको सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अवेल रहते हैं, आपको नियर बाय शॉपिंग रहते हैं, आपके बैंक्स आपके कैंपस में होते हैं, आपके मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च सब आपके कैंपस में होता है। आपको मतलब कैंपस से बाहर जाने की 5 to 7 मिनट्स के आपको डिस्टेंस, तो सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं यहाँ पे सब चीजें। तो आपको कहीं बाहर जाने की प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत दूर दूर सब कुछ मिलेगा, तो वो सब कुछ नहीं है, आर्मी एरिया के अंदर सब कुछ अवेलेबल होता है। तो अभी ना जो ये लिस्ट बताई, ट्रस्ट मी कि अगर ये लिस्ट कहीं नोट की जाए ना तो पेज कम पड़ जाएंगे। सो दीज यस आर दी सर। बेनिफिट्स, और इसमें एक बेनिफिट जो कि अपूर्व ने नहीं बताया, मैं बताता हूँ। दैट इज द इनटेंजिबल बेनिफिट, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द रिस्पेक्ट। एक्सपेक्ट। वो जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, जो इज्जत मिलती है, मतलब मैं अपने एंड से एज अ टीचर बताऊंगा, वो ना गर्व महसूस होता है। वी फील प्राइड कि हाँ, अपूर्व भाटिया इज देयर हु इज सर्विंग द नेशन। सो मतलब यहाँ पर ना फिर वो हेड्स ऑफ, सल्यूट टू यू। सो दीज आर एक्चुअली द बेनिफिट्स। परफेक्ट। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं जो चैलेंजेस, या फिर अगर मैं कैरियर ग्रोथ की बात करूं एमईएस में जो रहता है, क्योंकि यहाँ पर ना क्या है कि अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स में, चाहे वो फिर सीपीडब्ल्यूडी वाले पार्ट पे जाऊँ, या फिर मैं बीआरओ की बात कर रहा था, या फिर और भी एग्जामिनेशन हम क्रैक करके किसी डिपार्टमेंट में आते हैं, तो ग्रोथ वाले पार्ट पर हमको पता रहना चाहिए कि एग्जैक्टली वो जो अपनी स्टेजेस रहती हैं वो कैसी रहती है। तो यहाँ पर एक बेसिक आइडिया देंगे क्या? सो व्हाट्स ऑल अबाउट दैट, दैट ग्रोथ एंड ऑल? सर एमएस में ग्रोथ का स्कोप ये है कि बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा अच्छा ग्रोथ का स्कोप है यहाँ पे। तो जैसे आपके प्रमोशंस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले लोगों के माइंड में ये होता है कि आप गवर्नमेंट में जाके काम करो चाहे नहीं करो, आपका प्रमोशन होना ही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर काम करते हो अच्छे, आपके सीनियर्स के गुड बुक्स में आते हो, तो आपका प्रमोशन अदर्स के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट होगा। आपका एक और चीज है डिपार्टमेंटल एग्जाम, तो वो आपको क्लियर करना ही रहता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम जितनी जल्दी जल्दी आप क्लियर करेंगे उतना जल्दी आपका प्रमोशन के स्कोप्स यहाँ बढ़ जाते हैं। प्रमोशंस का ये है सर कि अगर आप नॉर्मल हैं, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करते हैं, आपके सीनियर्स के आप अच्छे से गुड बुक्स में, और तो आपका प्रमोशन का बाकी उसके कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा हो जाता है। और अगर आप जेई से एई बनना चाहते हैं तो आपको 7 to 10 ईयर्स में आपका प्रमोशन रहता है। एई से आप एक्सई बनना चाहते हैं, जिसको यहाँ पे हम गैरिसन इंजीनियर बोलते हैं, तो आपका वही 7 to 10 ईयर्स में आपके प्रमोशन बेसिक एक रेंज है, 6 to 10 या 7 to 10 ईयर्स हम कह सकते हैं कि आपकी एक पोस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है। ग्रेट।
So here we have discussed almost all the benefits. So now the point is कि जो कैंडिडेट्स फ्रेशर हैं जिनको बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है तो उनको जब इसकी तैयारी करनी है तो तैयारी कैसे करें? एनी एडवाइस फॉर दैट? तैयारी आप ऐसे कीजिए कि आप सबसे पहले जो नए एस्पिरेंट्स हैं, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए, एसएससी जेई की रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ का लेवल क्या है, क्वेश्चंस का क्या लेवल है, क्या परसेंटेज आपके न्यूमेरिकल्स है, क्या परसेंटेज आपकी नॉन टेक है, क्या परसेंटेज आपकी थ्योरी आ रही है टेक्निकल में। तो आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। आप लीजिए, पेपर उठाइए और आप कॉमन पॉइंट्स नोट कीजिए कि 10 साल के पेपर से मुझे क्या चीज कॉमन दिखी। तो वो जो आपको चीज कॉमन दिखी वो 11वें साल भी रिपीट होगी, इस साल जो पेपर आ रहा है उस साल भी रिपीट होगी। तो वो आपको पढ़ना है अच्छे से, आपको पैटर्न एनालिसिस करना है अच्छे से, आपको अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, उसी के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट देने हैं ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है। तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कीजिए और अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। ग्रेट। सो अपूर्व ये सब ना इतने अच्छे से इसलिए भी आपको बता पा रहे हैं बिकॉज ही हैज़ नॉट ओनली करेक्ट एसएससी जेई, ही हैज़ ऑल्सो करेक्ट आरआरबी जेई एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टू मोर एग्जामिनेशंस विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल जेई एंड राजस्थान जेई, राइट यस अपूर्व? सर। यस सर, सो बिल्कुल। थैंक यू अपूर्व फॉर बीइंग इन दिस पॉडकास्ट। और आपने इतने अच्छे से कैंडिडेट्स को गाइड किया, इतने अच्छे से मोटिवेट किया, इतने अच्छे से इंस्पायर किया बिकॉज कैंडिडेट्स को ना ये जब पता लगता है कि मेरे मुझे उस पर्टिकुलर पोस्ट पे आने के बाद ये बेनिफिट्स मिलेंगे तो अपने आप ही वो मोटिवेटेड फील करता है और धीरे धीरे करके ना उस एग्जामिनेशन को इस तरीके से अपने आप ही ना डायरेक्शन बना लेता है कि स्टडी प्लान में ऐसा रखूंगा, अपनी तैयारी में ऐसे करूंगा और फाइनली फिर मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा। तो अब ना आप बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एक तरह से मोटिवेटिंग फैक्टर बन गए होंगे कि भाई मुझे अब ना जब एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो मुझे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना है। सो सीरियसली अपूर्व, प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके यू और सर। थैंक यू इतने अच्छे से आपने गाइड भी किया यहाँ पे कैंडिडेट्स को। थैंक यू सर। थैंक यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग हियर। थैंक यू सर, वेलकम।